Welcome to Shortcut Children. Our today's chapter is chapter number 5, periodic classification of elements from our class 10th book of science. तो ये चैप्टर जो है इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन, की क्लासिफिकेशन क्या है। आप जानते हैं किसी भी चीज़ को अगर हम उसको आसानी से अगर जानना चाहें, उसके बारे में अच्छे से जानना चाहें, तो उसके लिए क्लासिफिकेशन यानी कि बहुत ही ज़रूरी है। और क्लासिफिकेशन को यहाँ पर बताया किस प्रकार से गया है। क्लासिफिकेशन मीन्स आइडेंटिफाइंग सिमिलर स्पीशीज़ एंड ग्रुपिंग देम टुगेदर। एक ही तरह की स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करना और उनको फिर एक ही ग्रुप में रख देना, इसको कहते हैं हम क्लासिफिकेशन। इससे पहले हमने देखा है कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं इनको लेवुजियर ने दो पार्ट में बांटा था, एक थे मेटल और एक थे नॉन मेटल। तो यानी कि इससे पहले हम देखने जाएं तो एलिमेंट्स को सिर्फ दो पार्ट में ही बांटा गया है, जैसे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं था। इसके लिए डोबर्नियर जो थे उन्होंने एक और लॉ हमें दी है। वो लॉ क्या बोलती है? वो लॉ कहती है कि इन सर्टेन ट्रेड्स, दैट इज ग्रुप्स, ट्रेड्स मतलब यहाँ पर ग्रुप्स, इन सर्टेन ग्रुप्स द एटॉमिक मास ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट वाज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मासेज ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। अब इसको समझने के लिए अगर हम थोड़ा सा बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिएगा, देखिए अब यहाँ पर जो तीन एलिमेंट, सपोज दिस इज एलिमेंट नंबर 1, दिस इज एलिमेंट नंबर 2 एंड दिस इज एलिमेंट नंबर 3। अब हम बात करें इस एलिमेंट की, जो मिडल एलिमेंट है, इसकी जो मास है, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल वन, यानी कि बीच वाले का एटॉमिक मास है, यानी कि एटॉमिक मास दैट इज एम ऑफ 2, यानी कि सेकंड का, यानी कि बीच वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, दैट इज इक्वल टू द मीन ऑफ, m मीन्स मीन ऑफ 1 and 3। तो ये कहती है डोबर्नियर की लॉ। डोबर्नियर की लॉ बोलती है कि अगर आपको सेकंड यानी कि बीच वाले का जो एटॉमिक मास अगर निकालना है तो वो किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू द मीन ऑफ 1 and 3, कि फर्स्ट और थर्ड के मीन के वो बराबर होगा। तो ये लॉ थी डोबर्नियर की। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन थी, क्योंकि जो हमने जो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा तो हमको पता लगा कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिसमें फर्स्ट यानी कि जो पहला एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास था वो सेकंड के बराबर था और सेकंड वाले का थर्ड के बराबर था, यानी कि उन तीनों का जो एटॉमिक मास था वो सेम था। इस कारण से ये जो लॉ थी, ये वाली जो लॉ बताई गई थी, इट वाज रिजेक्टेड, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। रीज़न क्या था? आपके सामने है कि इसकी जो लॉ थी इनकी, जो डोबर्नियर की, वो बताती थी कि एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल वन इज इक्वल टू द मीन ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट। लेकिन कुछ एलिमेंट्स में पाया गया कि ये जो तीनों जो थे एलिमेंट्स, इनका एटॉमिक मास सेम पाया गया। तो इस प्रकार से ये लॉ थी, ये रिजेक्ट कर दी गई। अब एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखने जाएं तो एटॉमिक मासेस ऑफ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, यहाँ पर बताया गया है एटॉमिक मासेस ऑफ सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम की बात की जाए तो are respectively 7, 23 and 39. Thus the mean atomic mass of first and third element is third element is 23 only। अब हम देखेंगे कि जो 23 है यानी कि मिडिल वन, यहाँ पर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की बात कर रहे हैं, तो सोडियम का क्या है? 7 है एटॉमिक मास, और जो लिथियम का 7 है, देन सोडियम का 23 है और पोटेशियम का 39 है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आपको देख सकते हैं यहाँ पर। तो कैसे दिया गया है? लिथियम, सोडियम, सोडियम के लिए हम Na यूज़ करेंगे, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, तीसरा है हमारा पोटेशियम। अब लिथियम का है 7, सोडियम का है 23 और पोटेशियम का है 39। अब आप देखिए इसका मीन निकाल सकते हैं। 39 + 7 46 एंड 46 डिवाइडेड बाय 2 इट विल गिव 23। तो इस तरह से आपको फर्स्ट और थर्ड का जो एटॉमिक मास है, जब उसका मीन निकालेंगे
तो मिडिल वन दैट इज सोडियम का आपको एटॉमिक मास मिल जाएगा। ये थी डॉबेनियर की लॉ। लेकिन इसकी जो लिमिटेशन हमको कैसे पता लगती है, ही कुड आइडेंटिफाई ओनली अ फ्यू सच ट्रेड्स एंड सो द लॉ कुड नॉट गेन इंपॉर्टेंस इन द ट्रेड ऑफ Fe, CO एंड Ni, यानी कि आयरन, कोबाल्ट और निकल की बात करें तो दे हैव अ नियरली इक्वल एटॉमिक मास एंड डज नॉट फॉलो द अबव लॉ। ये लॉ कहाँ पर ब्रेक डाउन होती है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिसमें जैसे कि हम आयरन की बात करें Fe दैट इज आयरन, देन कोबाल्ट एंड देन निकल। अब यहाँ पर इनकी जो लॉ थी ये मार खा जाती है क्योंकि इन तीनों के जो एटॉमिक मासेस थे दे वर ऑलमोस्ट इक्वल, ये ऑलमोस्ट इक्वल जैसे ही पाए गए। तो यहाँ पर ये लॉ अप्लाई नहीं होती है, इस कारण से इसको खारिज कर दिया गया इस लॉ को। अब आगे हम पढ़ रहे हैं न्यूलैंड्स की लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में। अब न्यूलैंड्स जो थे उन्होंने भी एक लॉ दी जिसको हम जानते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव के नाम से। अब लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या बताती है, इस लॉ के अंतर्गत द एलिमेंट्स आर अरेंज इन सच ए वे that the eighth element starting from a given one has properties which are a repetition of those of the first if arranged in order of increasing atomic weight like the eighth note of musical scale। अब यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, कैसे लिखें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें एटॉमिक वेट के, यानी कि एटॉमिक वेट बढ़ता जाए जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, तो जो एट्थ एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट से फिर से रिपीट होने लगी। जैसे कि आप जानते हैं कि आप म्यूज़िक के अंदर सा रे गा मा पा धा नी, ये जो हम म्यूज़िक के जो मेन बेस माना जाता है इन चीज़ों को, इस सरगम को, तो जो सारे गा मा, उसके बाद आप जानते हैं कि वापस से सा आ जाता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर से सा आ जाता है, फिर सारे गा मा, तो यानी कि रिपीटिशन। तो उसी प्रकार से इन्होंने न्यूलैंड्स ने दिया कि ये जो अगर हम 8 एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अगर उनको रख देंगे, उसको अरेंज कर देंगे, तो जो 8वां एलिमेंट आएगा उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी दैट विल बी रिपीटेड एज ऑफ द फर्स्ट वन, वो प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट वाले की तरह ही रिपीट हो जाएंगी। ये थी हमारी न्यूलैंड्स की लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब यहाँ पर आप जो टेबल देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि न्यूलैंड्स ऑक्टेव की लॉ बताई गई है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर ये बताया गया सा रे गा मा पा धा नी। अब इसमें आप देख रहे हैं कि जो हर एक एलिमेंट है उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, ये देखिए इनकी सबकी रिपीट हो रही है, इनकी सेम प्रॉपर्टीज़ वाले हैं। यानी कि अगर हम 7 के बाद अब 8वें पे जाएंगे तो 8वां जो है उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि सारे रिपीटिशन ऑर्डर में जा रहे हैं। लेकिन इसकी भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, इसके भी कुछ लिमिटेशंस थे। अब वो लिमिटेशंस क्या थे वो देखते हैं हम लोग। इट वॉज फाउंड दैट लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। अब सबसे पहले लिमिटेशन इसकी ये थी कि ये जो ऑक्टेव्स की लॉ थी ये कैल्शियम तक अप्लाई हो रही थी। एज आफ्टर कैल्शियम एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट पोजेस प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। और उसके बाद कैल्शियम के आगे जाने पे, अगर हम कैल्शियम के आगे जाएंगे हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो जो हर एक 8वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ पहले वाले के जैसी नहीं पाई गई, यानी कि ये लॉ भी एप्लीकेबल नहीं हो रही थी। इट वॉज एज्यूम्ड बाय न्यूलैंड्स दैट ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन नेचर। अब न्यूलैंड्स ने माना था कि नेचर के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, सिर्फ 56 एलिमेंट्स हैं। एंड नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर, बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। लेकिन हम जानते हैं कि आने वाले समय में बहुत सारे दूसरे एलिमेंट्स भी डिस्कवर किए गए। यानी कि जो न्यूलैंड्स ने जो लॉ बनाई थी वो सिर्फ 56 एलिमेंट्स को नज़र में रख के बनाई थी, लेकिन एक्चुअल में ये फेल हो गई बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ मोर एलिमेंट्स। अब आगे इसका फेल होने का कारण क्या था। इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इनटू हिज टेबल न्यूलैंड्स एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट। अब 2 एलिमेंट्स को सेम स्लॉट पे रखा गया है जैसे कि आप ऊपर टेबल में देखते हैं, बट ऑल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट्स अंडर द सेम नोड। और कुछ अनलाइक एलिमेंट्स को भी उन्होंने सेम टेबल के अंदर डाल दिया। कैन यू फाइंड एग्जांपल्स ऑफ दीज फ्रॉम टेबल 5.3? नोट दैट कोबाल्ट एंड निकल आर इन द सेम स्लॉट एंड दीज आर प्लेस्ड इन द सेम कॉलम एज फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन विच हैव वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन दीज एलिमेंट्स। अब यहाँ पर अगर हम इस टेबल में दोबारा से जाएं तो आप देख सकते हैं कि एक ही टेबल के अंदर एक ही जगह पर 2-2 चीज़ें भी, 2-2 एलिमेंट्स भी रखे गए हैं। देखिए यहाँ पर आप
ये दो एलिमेंट्स एक ही टेबल में रखेंगे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा इन्होंने बताया जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन जो है इनको एक ही टेबल में रखा है, इंक्लूडिंग कोबाल्ट और निकल, जिनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले, अब ये जो टेबल है बाइफर्केशन, ये जो डिवाइड हमने क्लासिफिकेशन किया, इसका मीनिंग ये है कि सेम प्रॉपर्टीज़ वाले जो एलिमेंट्स हैं वो एक जगह पर रहें, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ अप्लाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन जो है इनका कोबाल्ट और निकल से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ये जो लॉ थी ये भी पूरे तरीके से नहीं आगे चल पाई। तो चलिए आगे देखते हैं अभी। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में हम जानना शुरू करते हैं। अब ये जो लॉ थी, न्यूलैंड की जो लॉ थी, वो भले ही पूरे तरीके से खारिज हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी जो खोज थी वो इसी आधार पर जारी रखी, कोरिलेटेड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की जो एटॉमिक मासेस के आधार पे रिलेट करके, जैसे कि हमारे न्यूलैंड्स ने की थी, उसी प्रकार पे, उसी आधार पे इन्होंने अपनी खोजबीन जारी रखी। लेकिन इसका जो मेन क्रेडिट है वो जाता है मेंडलीव को। मेंडलीव जो कि एक रशियन केमिस्ट थे, he was the most important contributor to the early development of a periodic table of elements wherein the elements were arranged on the basis of their fundamental property। तो ये पहले व्यक्ति थे जिनको श्रेय जाता है एक प्रॉपर पीरियोडिक टेबल बनाने का, जिन्होंने हर एक एलिमेंट को उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे बांटकर यहाँ पर डाला था। अब देखते हैं हम उन्होंने किस प्रकार से इसको किया था। मेंडलीव ने क्या किया? ही अरेंज्ड 63 एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम इन द पीरियोडिक टेबल। उस समय 63 एलिमेंट्स हमारी जानकारी में थे और 63 एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज किया। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इनका मानना था कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं दे आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। वो जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसके एलिमेंट्स के पीरियोडिक फंक्शन है, आर अ पीरियोडिक फंक्शन, उसके पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक मासेस की। द टेबल कंसिस्ट ऑफ 8 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। इन्होंने एक टेबल बनाया जिसमें क्या बनाया, उन्होंने 8 कॉलम्स बनाए। द टेबल कंसिस्ट ऑफ 8 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स, जिनको हम ग्रुप्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनको कहा गया है ग्रुप, ये है ग्रुप। तो ये 8 ग्रुप इन्होंने बनाए। मेंडलीव की बात कर रहे हैं, ये देखिए 1 2 से लेके 8 तक ग्रुप्स बनाए। एंड हॉरिजॉन्टल रॉज कॉल्ड पीरियड्स, और ये जो आप सीधा देख रहे हैं नीचे की तरफ, दीज आर कॉल्ड पीरियड्स, यानी कि ये हैं हमारे ग्रुप्स और ये थे हमारे पीरियड्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज रिटन द पीरियड्स, तो यानी कि नीचे की तरफ जाएंगे तो पीरियड्स बन जाएंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने बनाया। अब मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियड, अब इनके जो पीरियडिक टेबल इन्होंने जो तैयार किया उसके क्या क्या उसके प्लस पॉइंट्स थे वो देखते हैं, क्या क्या उसमें खासियत थी। अब इसमें बताया गया कि एट सम प्लेसेस द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट वाज चेंज इन ऑर्डर टू जस्टिफाई द केमिकल एंड द फिजिकल नेचर। अब कुछ जगहों पे इनकी जो एलिमेंट्स थे उनके एटॉमिक वेट के आधार पे उनके ऑर्डर को चेंज किया गया था, ताकि केमिकल और फिजिकल नेचर जो था उस पर्टिकुलर एलिमेंट का वो जस्टिफाई किया जा सके। तो फॉर द जस्टिफिकेशन ऑफ द chemical and the physical nature of the element, the atomic weight, the order of the atomic weight was changed at some places। कुछ ही जगहों पर ऐसा बताया गया, not everywhere। For example, कोबाल्ट appeared before nickel। जैसे कि कोबाल्ट की बात करें, कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, वो है 58.9। दैट अपीयर्ड बिफोर निकल, उसको निकल से पहले रखा गया। ऑल्दो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा तो ये बाद में आना चाहिए, लेकिन इसको पहले रखा गया है। अब फिर से एक बार देखते हैं। देयर वर फ्यू इंस्टांसेस वेयर मेंडलीव हैड टू प्लेस एन एलिमेंट विद अ स्लाइटली ग्रेटर एटॉमिक मास बिफोर एन एलिमेंट विद अ स्लाइटली लोअर एटॉमिक मास। अब जैसे मैंने बताया कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, लेकिन उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के आधार पे, यानी कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को बताने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए कि वो ख़राब ना हो, वो डिस्टर्ब ना हो, वो सेम रहे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ हायर एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स को पहले रख दिया और लोअर वालों को आगे जाने दिया। तो ये उनका एक उनके टेबल की खासियत थी। दूसरा, मेंडलीव लेफ्ट सम गैप फॉर अ न्यू एलिमेंट्स विच वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। और मेंडलीव ने एक और अपने टेबल के अंदर जो उन्होंने अच्छी चीज़ की कि उन्होंने जगह खाली छोड़ दी, यानी कि ब्लैंक्स छोड़ दिए। अब ब्लैंक्स छोड़ने का मतलब ये था कि उनका मानना था कि और ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर किए जाएंगे और ज़्यादा एलिमेंट्स खोजे जाएंगे, और
जब वो खोजे जाएंगे तो जो खाली जगह है उसको वहाँ पर एडजस्ट कर दिया जाएगा। आगे कहा गया है, one of the strengths of Mendeleev's periodic table was that when inert gases were discovered, they could be placed in a new group without disturbing the existing order। और उनकी जो एक और खासियत ये थी कि जो इनर्ट गैसेज हैं हमारी, अगर इनर्ट गैसेज और खोजी जाएंगी, जैसे कि हीलियम, आप जानते हैं बहुत सारी हमारी इनर्ट गैसेज हैं, क्रिप्टॉन, नियोन एट्सेट्रा, जब इनको खोजा जाएगा और ज़्यादा ही खोजी जाएंगी तो इनको एक सेपरेट जगह पर रखा जाएगा, एक अलग जगह पर रखा जाएगा, विदाउट डिस्टर्बिंग द ऑर्डर ऑफ द टेबल, यानी कि टेबल का ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब किए बिना उसको अलग जगह पर रखा जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने पूरा टेबल तैयार कर दिया था विद 63 एलिमेंट्स, लेकिन अगर इनर्ट गैसेस की और खोज होती है तो उनको एक अलग टेबल में, यानी कि एक साइड में रखा जाएगा। जैसे कि आज के हमारे पीरियोडिक टेबल में आप देखते हैं कि इनर्ट गैसेस को एक साइड में ही रखा जाता है। अब हम आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन, कि मेंडलीव ने जो क्लासिफिकेशन की उसकी लिमिटेशंस भी तो थी थोड़ी बहुत, वो क्या थी वो हम देखते हैं। अब लिमिटेशंस की बात करें तो लिमिटेशन में बताया गया कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जो था हमारा, इसको हाइड्रोजन दैट रिसेंबल्स दैट ऑफ अल्काली, जो इसकी कन्फिग्रेशन है वो अल्काली मेटल की तरह है हाइड्रोजन की। लाइक अल्काली मेटल्स हाइड्रोजन कंबाइंस विथ हेलोजेंस, हाइड्रोजन जो है वो हेलोजेंस के साथ, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया और इवन सल्फर जो है उसके साथ कंबाइन होकर कंपाउंड्स बनाता है, कौन, हाइड्रोजन। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जस्ट लाइक हेलोजेंस, हाइड्रोजन ऑल्सो एग्जिस्ट एज डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन का फॉर्मूला आप जानते हैं H2 है, तो हाइड्रोजन जो है वो दूसरे मेटल, दूसरे एलिमेंट के साथ मिलता है और कंपाउंड्स बनाता है, और इवन हाइड्रोजन जो है वो डायटोमिक फॉर्म में अकेले भी एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे हम जानते हैं कि H2 स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, तो यानी कि यहाँ पर डायटोमिक मॉलिक्यूल के रूप में ये अकेला भी रह सकता है। एंड इट कंबाइंस विद मेटल्स ऑल्सो एंड नॉन मेटल्स ऑल्सो। ये हम चैप्टर के अंदर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन मेटल्स और नॉन मेटल्स का कैसे रिएक्ट करता है टू फॉर्म कौन से बॉन्ड्स बनाता है, ये कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है इसको कोई फिक्स पोजीशन दे पाना पॉसिबल नहीं है इन द पीरियोडिक टेबल। सो दिस वाज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, कि इसमें आप हाइड्रोजन को कोई फिक्स पोजीशन नहीं दे पाएंगे। आगे देखते हैं, आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड लॉन्ग आफ्टर मेंडलीव हैड प्रपोज्ड हिज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब इसके बाद जो आइसोटॉप्स थे उसकी डिस्कवरी की गई काफ़ी समय के बाद। जब मेंडलीव ने ये टेबल बना दिया था तो उसके काफ़ी समय के बाद आइसोटॉप्स की भी खोज की गई। लेट अस रिकॉल दैट आइसोटॉप्स के बारे में थोड़ा सा पढ़कर देखते हैं हम क्या है, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। द एलिमेंट्स दैट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी, सिमिलर होंगी, लेकिन एटॉमिक मासेस कैसे होंगे, अलग होंगे, यानी कि डिफरेंट एटॉमिक मासेस एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनको कहा जाता है आइसोटॉप्स। तो ये जो आइसोटॉप्स थे इसकी खोज काफ़ी बाद में की गई। Thus, isotopes of all elements posed a challenge to Mendeleev's periodic table। अब आपने देखा जैसे कि ये जो आइसोटॉप्स रहते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं और एटॉमिक मासेस अलग होते हैं। एटॉमिक मास आपका अलग होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। तो ऐसे में ये एक चैलेंज था मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ के लिए। अनदर प्रॉब्लम वाज दैट द एटॉमिक मासेस डू नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर। दूसरा था ये कि एटॉमिक मासेस जो थे वो रेगुलर मैनर में, यानी कि लगातार नहीं बढ़ रहे थे। दे वर नॉट इंक्रीजिंग इन अ रेगुलर मैनर इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट, यानी कि आप एक से दूसरे पे जाएंगे तो वो बढ़ रहा है, ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं था। तो ये भी एक लिमिटेशन थी। सो इट वाज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू एलिमेंट्स। तो इस प्रकार से ये भी बता पाना मुश्किल हो रहा था कि दो एलिमेंट्स के बीच में कितने एलिमेंट्स और डिस्कवर किए जाने बाकी हैं। तो ये थी कुछ लिमिटेशंस मेंडलीव के टेबल की। तो चलिए आगे देखते हैं, मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ कैओस द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल के बारे में, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। Moseley proposed this modern periodic table, and according to which the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number and not the horizontal rows called period. The groups have been numbered 1, 2, 3 to 18
फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो 1 से लेकर 18 तक जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसमें ग्रुप्स बनाए गए हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की, दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, वो एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन है, ना कि हॉरिजॉन्टल रोज का, यानी कि हॉरिजॉन्टल रोज यानी कि जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। उन्होंने 1 से 18 तक जो है लेफ्ट से राइट में जाते जाते ये ग्रुप्स बनाए हैं। दूसरा, द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप मेक अ फैमिली एंड यूजुअली नेम्ड आफ्टर द फर्स्ट मेंबर। अब यहाँ पर बताया गया कि द एलिमेंट बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर ग्रुप, कोई एलिमेंट जो है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करता है और उसका जो वो एक फैमिली बना देता है और उसको एक नाम दिया जाता है दैट इज आफ्टर द फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट मेंबर के नाम के ऊपर उसका नाम दिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पर है पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल जो बताया गया है उसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है रोज बताए गए हैं, किस प्रकार से क्या क्या बताया गया है, यहाँ पर आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 से लेके कितने यहाँ पर ग्रुप्स हैं, यू कैन सी हियर देयर आर 18 ग्रुप्स, यू कैन सी हियर यहाँ पर 18 ग्रुप्स हैं, ये देखिए 1 से लेके 18 तक 18 ग्रुप्स हैं। और ये जो लास्ट ग्रुप है ये इनर्ट गैसेस का ग्रुप है। अब इसके आधार पे उन्होंने बताया है हमें कि जो पहला मेंबर होता है उसके नाम से, उस फैमिली के फर्स्ट मेंबर के नाम से उसका नाम पड़ जाता है। आगे क्या बताया गया है, इन अ ग्रुप ऑल द एलिमेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब एक जो ग्रुप रहता है, ग्रुप मतलब जब हम एक ग्रुप की बात करते हैं ऊपर से नीचे जब आते हैं तो एक ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो सेम रहते हैं, यानी कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज सेम। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बताया गया है, इन अ पीरियड ऑल द एलिमेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ शेल्स, यानी कि उनके जो नंबर ऑफ शेल्स होंगे वो भी सेम होंगे। लेकिन जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 1 यूनिट से बढ़ते जाएंगे, यानी कि एक एक नंबर आगे जाने पे बढ़ता जाएगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ए शेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला 2n2 where n is the number of the given shell from the nucleus। यहाँ पर n जो है वो number of the given shell from the nucleus है। अब आगे देखते हैं trends in modern periodic table। The trends observed in some important properties of the element, the trends observed in some important properties of the elements in moving down the group, that is from top to bottom and across a period are discussed below। अब यहाँ पर कुछ ट्रेंड्स के बारे में बताया गया है जो हम ऊपर से नीचे आने पे या लेफ्ट से राइट पे जाने पे ऑब्जर्व करते हैं। तो पहला इसमें बताया गया है वैलेंसी के बारे में। पहला हमारा टॉपिक है इसमें वैलेंसी। वैलेंसी क्या है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। वैलेंसी may be defined as the combining capacity of the atom of an element with atoms of other elements in order to acquire the stable configuration। अब कोई भी एक एलिमेंट जो है वो दूसरे के साथ अटैच होकर, दूसरे के साथ कंबाइन होकर स्टेबल कन्फिग्रेशन पाना जो चाहता है, उसकी वो कैपेसिटी रहती है, उसको हम कहते हैं वैलेंसी। जैसे कि किसी एलिमेंट के पास अगर लास्ट ऑर्बिट के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेकर उसके साथ जुड़ जाएगा और स्टेबल हो जाएगा। जैसे हमने काफ़ी बार जो सोडियम क्लोराइड जो बना है NaCl, उसमें आपने देखा है कि सोडियम और क्लोरीन किस तरह से वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, तो इसी को कहते हैं वैलेंसी। अगला है हमारा एटॉमिक साइज। इट रेफर्स टू द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन आइसोलेटेड एटम टू इट्स आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक साइज का मतलब कि जो बीच का पार्ट है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि बीच का न्यूक्लियस जो है, जो न्यूक्लियस एकदम सेंटर का पार्ट को हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और जो न्यूक्लियस का भी जो सेंटर है वहाँ से लेके लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल के अंदर, उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम एटॉमिक साइज कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को गोल ड्रॉ करें एक एलिमेंट, उसके बीच का जो पार्ट रहेगा वो न्यूक्लियस रहेगा। न्यूक्लियस का भी सेंटर, उस सेंटर से लेके जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आउटर मोस्ट शेल है, वहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं एटॉमिक साइज। अब हम आगे देखते हैं।
द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो जो एटॉमिक रेडियस है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। दिस इज ड्यू टू एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीज होने के कारण ऐसा होता है। विच टेंड्स टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस। अब जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन्स को पुल करके अपनी तरफ रखा जाएगा, जिस कारण से उसका साइज जो है वो छोटा होता जाएगा। इन अ ग्रुप एटॉमिक साइज डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल्स। जैसे जैसे ऊपर से आप नीचे आएंगे वैसे वैसे भी एटॉमिक साइज कम होता जाएगा। इसका रीज़न है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगी तो उस समय भी जो एटॉमिक साइज है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो हमारा अगला टॉपिक है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़। अब हम देखते हैं कि अगर पीरियड के अंदर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो मेटालिक नेचर जो है वो घटता जाएगा और नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स उसके बढ़ते जाएंगे। सो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द मेटालिक नेचर डिक्रीजेज एंड द नॉन मेटालिक नेचर इंक्रीजेज, यानी कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स उसके बढ़ते जाएंगे। इन ए ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब आप ऊपर से नीचे आते हैं यानी कि टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते हैं और नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स कम होते जाते हैं। तो ये था हमारा यहाँ तक का टॉपिक। अब हमारा अगला और आखिरी टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? The relative tendency of an atom, the relative tendency of an atom to attract the shared electron pair of electron towards itself is called electronegativity। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम देखते हैं कि दो टेंडेंसी रहती है, जो पावर रहती है, जो उसकी क्षमता रहती है, कैपेसिटी रहती है ऑफ एन एटम। किसकी कैपेसिटी? एक एटम की कैपेसिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर हमारा शेयर किया गया है, आप जानते हैं ना, जब दो एटम्स जो हैं दो एलिमेंट्स जब वो मिलते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं या फिर वो इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे को ले देते हैं, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है जो पेयर्ड। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है किसी भी एटम की, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कैपेसिटी ऑफ एन एटम, एक एटम की कैपेसिटी शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। वाइल इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाती है। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।